2024 में क्या होगा, क्या बीजेपी जाएगी या रहेगी, सबके मन में यही कौतूहल है। उससे पहले 3-4 राज्यों में चुनाव हैं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपको बता दें कि तेलंगाना। लेकिन 2024 का कुछ अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल सटीक विश्लेषण करूंगा, सिर्फ घटनाएं बताऊंगा, आप तय कर लीजिएगा कि बीजेपी कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है। आज ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी गठबंधन में वो फिर से शामिल हो गए, एनडीए के हिस्सा हो गए हैं। सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के लोग भी और सवर्ण मीडिया भी उनको बेइज्जत कर रही है। आपको अंदाजा है कितने सवर्ण नेता कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं? लेकिन सवर्ण समाज अपने ही नेताओं की आलोचना नहीं करता है। कभी देखा है किसी सवर्ण समाज ने सतीश चंद्र मिश्रा की आलोचना की हो जो बीएसपी में है? सवर्ण समाज ने मनोज झा की आलोचना की हो जो आरजेडी में है? किसी सवर्ण समाज ने तमाम एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों में, सपा में हो, बसपा में हो, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो नेता है वो उनके सामाजिक हितों की रक्षा करता रहेगा। सवर्ण समाज की एक खासियत है, उनसे बहुजनों को सीखना चाहिए। पार्टी कोई हो, वो अपने समाज के हितों के खिलाफ नहीं जाते हैं। लेकिन ये समझ अब तक बहुजन समाज के नेताओं में नहीं हुई है। लेकिन सोचिए, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, अपने ही लोग की आलोचना करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। ओपी राजभर गए हैं बीजेपी एनडीए में। ओपी राजभर की अपनी एक राजनीतिक सामाजिक समझ है। मानवर कांसी राम साहब, सोनीलाल पटेल के साथ उनकी नैरेशिंग है। सामाजिक समझ के मामले में वो मजबूत है। रामविलास पासवान की बात बता रहा हूँ। रामविलास पासवान जी बीजेपी में गए, गठबंधन किया एनडीए में, लेकिन उन्होंने अपने समाज के हितों से कभी समझौता नहीं किया। वही थे तो एससी एसटी एक्ट जब खत्म हुआ तब सरकार पर दबाव बना और संसद में कानून बना। आप सोचिए, राइट टू फूड का बिल आया था जब कांग्रेस की सरकार थी। बाद में जब वो फूड मिनिस्टर थे तो उन्होंने गरीबों को अन्न देना पहुंचाया। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपका सामाजिक नेता जो आपके साथ पका हो, जिसको सपा बसपा में जगह नहीं मिलेगी, आरजेडी में जगह नहीं मिलेगी, तो वो कहीं जाएगा। आप कल्पना कीजिए किस तरह से बीजेपी का ही ओबीसीकरण हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि अब तक बीजेपी में ऐसा नहीं दिखा है। अभी 157 सीटों की पोस्टिंग आई है यूपी में। बीजेपी से बहुजन समाज क्यों नाराज है? कोई खेत जोत लिया है बीजेपी ने? भैंस खोल लिया है? नहीं, मुद्दों की लड़ाई है। जब से बीजेपी आई है तब से उनके आरक्षण में कटौती हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है। जहाँ जहाँ वैकेंसी आती है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ज़्यादा मिलता है, ओबीसी का कम मिलता है, एससी का कम मिलता है, एसटी का कम मिलता है। और इस वजह से नेताओं के शामिल होने से ओबीसी वोट नहीं कर देगा। क्या बीएसपी में सवर्ण समाज के नेता हैं तो सवर्ण समाज वोट करता है क्या बीएसपी को? सपा में है, बसपा में है, आरजेडी में है। इस देश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका सवर्ण समाज है। सबसे ज़्यादा होशियारी से वोट सवर्ण समाज करता है। यहाँ तक कि सवर्ण समाज हवा भी बनाता है, खासकर उसमें ब्राह्मण समाज के लोग। तो ये जो लोग ओपी राजभर को लेकर आलोचना कर रहे हैं, हो सकता हाँ ये बात है, कोई सवर्ण समाज का नेता एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली सपा बसपा आरजेडी में आता है तो वो इंडिविजुअल आता है, अपना समाज नहीं लाता है। लेकिन जब कोई बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी या किसान जाति का नेता किसी सवर्ण समाज की कांग्रेस बीजेपी में जाती है या ममता के यहाँ, तो वो वोट भी ले जाता है। तो राजभर के जाने से वोट तो बीजेपी में शिफ्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुजन नेताओं को समझना चाहिए। मैं आऊँगा उस मुद्दे पर कि बीजेपी कमज़ोर हो रही है या मजबूत। अब सोचिए, 17-18 तारीख को बेंगलौर में दूसरे दौर की बातचीत है विपक्षी एकता की। जयंत चौधरी भी इसमें जाने वाले हैं। लेकिन बीजेपी बिहार में चिराग पासवान और मांझी जी को अपने पार्टी में ले चुकी है। यूपी में वो अपना कुनबा और बढ़ा रही है, जबकि देश भर में सरकार है, केंद्र में सरकार है। इसका मतलब है कि बीजेपी के पैरों तले ज़मीन तो खिसक गई है। उसको लगता है कि दलित और पिछड़े उनसे नाराज़ हैं, मुसलमान पहले ही नाराज़ थे, आदिवासी नाराज़ हो रहे हैं। ऐसे में इस कम्युनिटी के नेताओं को जब तक हम गठबंधन में नहीं लाएंगे तब तक तो हम चुनाव नहीं जीत सकते। इसका मतलब है कि बीजेपी जो है वो सहमी हुई है, डरी हुई है, उसको चिंता है। इसका मतलब है कि विपक्षी एकता का असर हो रहा है। महाराष्ट्र में वो शरद पवार के भतीजे को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट से मैं सहमत हूँ। कई बार गठबंधन मजबूती का प्रतीक नहीं है, कमज़ोर लोग गठबंधन करते हैं। जैसे विपक्षी दल अकेले नहीं हरा सकते हैं बीजेपी को, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी गठबंधन कर रही है, इसका मतलब है
कि उससे, और बीजेपी किन नेताओं को अपने साथ ला रही है। कोई सवर्ण नेता नहीं जा रहे हैं, राजभर जा रहे हैं, मांझी जा रहे हैं, चिराग पासवान जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एससी एसटी ओबीसी का वोट उनसे खिसक रहा है। अब सवाल है कि जिस तरह से सवर्ण समाज का तुष्टीकरण हो रहा है, जिस तरह से नौकरियों में बेईमानी हो रही है, तो ये बड़ा हाँ, आप अपने नेता से ये जरूर पूछ सकते हैं कि क्या आप बीजेपी में जाकर जाति जनगणना करा पाएंगे, क्या एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन आप बचा पाएंगे, क्या जो नौकरियों में उनकी कटौती हो रही है वो रोक पाएंगे, क्या सार्वजनिक कंपनियों को जो निजीकरण किया जा रहा है उसको रोक पाएंगे। ये बड़ा सवाल है। अब तक होता रहा है कि जो सवर्ण लीडरशिप में जो बहुजन नेता जाते हैं वो अपना भला करते हैं, अपने घर का भला करते हैं, परिवार का भला करते हैं, लेकिन समाज के भी कुछ लोगों ने भला किया है। और मुझे ओपी राजभर जैसे, रामविलास पासवान जी जैसे नेताओं से कभी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक सामाजिक समझ इस स्तर की है कि वो कभी मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते हैं। आप उदित राज को देखिए, वो बीजेपी में गए, बाद में उनकी नहीं बनी। ओपी राजभर भी बीजेपी में गए थे, ज़्यादा दिन नहीं बनी। निषाद जी हैं जिनकी पूरी नैरिश सिंह मान्यवर साहब के साथ हुई है, उनकी भी ज़्यादा नहीं बनी। मायावती जी भी चाहे तो बीजेपी से गठबंधन कर सकती है, लेकिन उनकी बनेगी नहीं। जो एससी एसटी ओबीसी अपने सामाजिक रूप से जागरूक है, उसका बीजेपी कांग्रेस से नहीं बनेगा साहब। तो खैर, राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन सोचिए कि किस तरह से अपने ही लोगों की आलोचना इस तरह से हो रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ओपी राजभर एनडीए के हिस्सा बने हैं, एनडीए में, बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। और क्या पता बीजेपी का ही ओबीसीकरण हो जाए। तो बहुजन समाज को राजनीति के रूप से सचेत रहना चाहिए। हाँ, सवाल यह है कि एससी एसटी ओबीसी के सामाजिक मुद्दों पर ये कितने प्रखर है। अब रही बात बीजेपी की मजबूत होने की, कोई मजबूत पार्टी तो छोटे छोटे दलों से गठबंधन नहीं करती है। इसका मतलब है कि विपक्षी एकता से बीजेपी घबराई हुई है और उनको लग रहा है कि ये बड़ा चैलेंज है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया की वजह से एससी एसटी ओबीसी को, लोगों को लगता है कि उनकी नौकरियां जा रही है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, और बीजेपी में सिर्फ सवर्ण समाज का ही काम होता है। एक धारणा बनी है। बीजेपी अगर इस धारणा को नहीं तोड़ पाती है तो शायद इस बार उसको टीवी अखबार भी बचा ले, ये मुश्किल है। 17 और 18 जुलाई को बड़ी बैठक हो रही है बेंगलौर में। टीवी अखबार लगातार लगा हुआ है कि ये विपक्षी कमज़ोर है। आप लोग बताइए कि क्या बीजेपी अगर मजबूत है तो खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं से क्यों गठबंधन कर रही है। इसका मतलब है कि इस देश के 90% आबादी वाले जो वोटर हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हाँ, एक बात की दाद देनी पड़ेगी, बीजेपी के जो नेता हैं, गृह मंत्री से भी जो छोटे छोटे दल हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन बहुजन नेताओं से मिलना बड़ा मुश्किल है। आप आज के डेट में अमित शाह से तो मिल सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से मिलना मुश्किल है। अगर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां अपने को रिस्टेबल नहीं बनाती है तो हो सकता है कि कुछ और, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं, नेता ज़्यादा है, संगठन ज़्यादा है, तो वो बीजेपी खेमे में जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इससे आपके सामाजिक हित सुरक्षित हैं कि नहीं। अगर बीजेपी के सवर्ण नेताओं से कुछ सीखने की चीज़ है, बहुजनों को, बहुजन नेताओं को सवर्ण नेताओं से ये चीज़ सीखनी चाहिए। मैं एक बहुजन समाज के होने के नाते, मैं बहुजन समाज को ये ज़रूर, किसानों को ज़रूर ये कहूँगा, किसान समाज से होने के नाते, कि आप वैसा नेता चुनिए जो आपका सामाजिक, जिसकी सामाजिक समझ हो, जो समाज के हितों पर काफ़ी जागरूक हो। 2024 इसलिए आसान नहीं है कि खुद नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, मतलब ये तीनों ओबीसी हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। खड़गे, कांग्रेस जिसकी बागडोर दलित समाज से आने वाले खड़गे के हाथ में है। ममता बनर्जी हैं, आम आदमी पार्टी कहा जा रहा है, जयंत चौधरी जो किसान समाज से आते हैं। ये वो तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता हैं जो एक मंच पर आ रहे हैं। और उससे सबसे ज़्यादा जो खास बात है कि इन सब की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है। शरद पवार, ये भी विपक्षी खेमे में हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी। तो ये बात तो तय है कि 2024 का मुकाबला आसान नहीं होगा। अकेले नीतीश कुमार बीजेपी के लिए सबसे बड़े संकट मोचक थे पिछड़े के तौर पे। उनको कह सकते हैं कि वो वायुनाल थे, ऑक्सीजन के स्रोत थे। नीतीश कुमार के हटने से लगभग 10 से 12 राज्यों में असर पड़ता दिख रहा है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़
आपको बता दें कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां उनकी अपनी कम्युनिटी के वोट इतने ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के 25 सीटें कुर्मी बहुल है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, गुजरात में इसका असर हो सकता है। तो अकेले नीतीश कुमार के बीजेपी एनडीए से हटने से बीजेपी सत्ते में है। और मैं आपको बता दूं कि एनडीए बनाने में शरद यादव और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका थी। ये वो 3 लोग थे जो एनडीए के हिस्सा थे, एनडीए के संयोजक थे शरद यादव, और आज ये सारे लोग उससे बाहर है। अकाली दल बाहर है, शिवसेना बाहर है जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर है। तो 2024 बहुत रोचक होगा। जितना आसान आप समझ रहे हैं टीवी अखबार देख के, उतना आसान तो नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।